Hello everyone, welcome to our BHUGOLIC series where we shall discuss various issues related to the field of geography and environment. And today's topic of discussion would be Madrid Climate Conference, also known as COP, Conference of Parties 25. Now, पिछले साल 2019 में यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी मैड्रिड, स्पेन में। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है ना, तब से लेके अब तक जितनी भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं हर साल, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रही हैं। प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में ये सारी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम मैड्रिड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट शैल वी कवर इन दिस वीडियो? सबसे पहले तो वील सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जिसके अंडर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। फिर ब्रीफ में हम देखेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्योंकि मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को समझने के लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। फिर हम एजेंडा फॉर मैड्रिड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यानी कि COP25 देखेंगे। फिर की आउटकम्स ऑफ COP25 देखेंगे। ऑलराइट, और इसी के बीच में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विद UNFCCC। नाउ 1992 में यह कन्वेंशन बनी थी UNFCCC। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ना हुआ पता क्या था? 1992 में ना एक रियो अर्थ समिट हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अर्थ समिट करवाया गया था। उस अर्थ समिट में 3 कन्वेंशन साइन की गई थी। उनमें से एक कन्वेंशन का नाम है UNFCCC। नाउ वो 3 कन्वेंशन कौन सी थी? एक तो UNFCCC है, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जिसे फेमसली कहते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन साइन की गई थी। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो अर्थ समिट जो हुआ था रियो में, उसमें ये 3 कन्वेंशन साइन की गई थी। उसमें से एक कन्वेंशन UNFCCC जो है वो आपकी उसी के अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या जितने भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होती है वो होती हैं। ऑलराइट, नाउ UNFCCC has near universal membership with 197 countries that have ratified the convention and are called parties to the convention। जो जिन जिन कंट्रीज ने UNFCCC साइन करा हुआ है और जिन जिन कंट्रीज ने UNFCCC रैटिफाई करा हुआ है, उन्हें हम पार्टीज टू कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा, इस UNFCCC का सेक्रेटेरिएट है बॉन, जर्मनी में। और सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। राइट, तो इसके 3 मेजर काम है। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड असिस्ट इन एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेशन। तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आती रहती है ना, कि पोलर आपके आइस कैप्स कितने मेल्ट हो गए, हिमालयन ग्लेशियर्स कितने मेल्ट हो गए, वो सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज को एनालाइज करना और रिव्यू करना सेक्रेटेरिएट का काम है, जो कि बॉन में है। फिर इसी UNFCCC के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था। उस क्योटो प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा भी इस सेक्रेटेरिएट पे है। प्लस इट मेंटेन्स द रजिस्ट्री फॉर नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। अब ये नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ये हम पेरिस एग्रीमेंट में देखेंगे। ऑलराइट, अच्छा, ये जो UNFCCC है, ये काम कैसे करता है? ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। नाउ हर साल ना UNFCCC के अंडर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी। हर साल उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के आगे नंबर होगा, वो नंबर बताएगा कि कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है। जैसे 2015 में हुई थी पेरिस में, तो उसे हम कहते हैं COP21। जो 2019 में मैड्रिड में हुई है, उसे हम कहते हैं COP25। नाउ ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है ना, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन के अंडर जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, वो हर साल COP में लिए जाएंगे। क्लियर? ऑल पार्टीज टू कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट COP। इट जनरली मीट्स एवरी ईयर। वैसे तो हर साल मिलेगी, कभी कभार एक आधा साल पोस्टपोन हो जाता है। क्लियर? अच्छा, UNFCCC के अंडर होता है एक CMP, जिसे हम कहते हैं मीटिंग ऑफ पार्टीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो UNFCCC के अंडर ना क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए या क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए आपने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल पे जो जो इंप्लीमेंटेशन चल रही है, जो जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर काम चल रहा है, वो सारा का सारा डिस्कस होगा CMP में, विच इज कॉल्ड मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल। तो CMP का फुल फॉर्म होगा मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल। इट ओवरसीज
implementation of the Kyoto Protocol and takes decision for its effective implementation. बिल्कुल सही. And all parties to Kyoto Protocol are represented at CMP, while other participate as observers. अच्छा, जितने भी members हैं ना parties to this convention UNFCCC, वो सारे के सारे Kyoto Protocol का part नहीं है. तो जो countries Kyoto Protocol का part हैं, वो तो participate करेंगी CMP में. बाकी countries as observers जाएंगे, full members नहीं होंगे. All right. And last is CMA. CMA क्या है? मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द पेरिस अग्रीमेंट. 2015 में जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, उस पे क्या क्या काम चल रहा है, कैसे कैसे काम चलेगा, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारा का सारा डिसाइड होगा CMA में. It oversees implementation of the Paris Agreement and takes decision for its effective implementation. Parties to Paris Agreement are represented at CMA, while others participate as observers. Same CMP जैसा है. Alright? तो जब भी COP होगा ना, तो COP के साइडलाइन में या COP के अंडर CMP भी होगा और CMA भी होगा. ऑलराइट. हर साल जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे पिछले साल मैड्रिड में हुई थी और इस साल ग्लासगो में होगी, हर साल जो भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये तीनों मीटिंग ऑफ पार्टीज या कॉन्फ्रेंस होती है. क्लियर? चलिए अब फटाफट से हम कर लेते हैं पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट. नाउ Paris Climate Agreement, also known as COP21 under UNFCCC, was a multilateral agreement signed to reduce, mitigate and adapt to climate change due to greenhouse gas emissions. Now आपको पता है greenhouse gas emissions क्या है? CO2 would be an example. तो इसकी वजह से जो climate change हो रहा है, उस climate change को reduce करना, mitigate मतलब उस climate change से fight करना, और उस climate change जो हो रहा है उससे अपने आप को adapt करना. क्योंकि कह रहे हैं कि सी लेवल्स तो अब बढ़ने ही वाले हैं, तो जो कोस्टल पॉपुलेशंस हैं वो अपने आप को अडेप्ट कैसे करें. तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वो सारी रूलिंग्स देगा, उन सारी चीजों पे डिस्कस करेगा जो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस, मिटिगेट और अडेप्ट करें. नाउ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल्स क्या क्या थे? एक तो उसका नंबर 1 गोल ये था कि 2100 तक, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल हो जाना चाहिए. कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले आपका ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. और कोशिश तो यह की जाएगी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल में, जो प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले, जो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर्स थे उससे 2 डिग्री ज्यादा ना टेम्परेचर हो जाए. और कोशिश तो यह की जाएगी कि ये 2 डिग्री भी नहीं, 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री तक कंट्रोल कर लिया जाए. तो major goal of Paris Agreement was to curtail the rise of global temperatures this century below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, and also pursue the effort to limit the increase to 1.5 degree Celsius. वैसे तो गोल आपका 2 तक होना चाहिए, बट आपकी कोशिश 1.5 तक होनी चाहिए. ऑलराइट. Now, second goal is development of mechanisms to help and support those that are very vulnerable to adverse impacts of climate change. तो वो populations, वो countries जैसे island countries होगी जो बहुत ज्यादा vulnerable हैं to global sea level rise, ठीक है, उनको help करना और उनको support करना. ज्यादातर populations जो vulnerable हैं climate change को लेके, उन्हें support करना. प्लस जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज गरीब हैं तो उनको ज्यादा पैसा चाहिए होगा और टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होगी टू मिटिगेट एंड अडैप्ट देमसेल्व्स. तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करे. अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ज्यादातर इसके लिए ब्लेम डेवलप्ड कंट्रीज पे ही लगाया जा सकता है. Why? Because इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो फैक्ट्री से धुआं निकला था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ते गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो फ्लैग बेयरर्स थे वो ये डेवलप्ड कंट्रीज थी. डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा अर्थ पोल्यूट करी है, अब उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए. तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में पता क्या किया था? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ना कोशिश ये की गई थी कि सारी कंट्रीज एक साथ आ जाएं और एक साथ इसको क्लाइमेट चेंज से फाइट करें. तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला गया था कि हर कंट्री अपने हिसाब से बताए कि वो क्या कर सकता है. हर कंट्री जो अपने हिसाब से बताएगी कि वो क्या क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, उसे हम कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने आप बताए कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है. जैसे ही सारी कंट्रीज अपने एनडीसीज दे देंगी, अपनी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दे देंगी, वो सारी कंट्रीज के नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को इकट्ठा किया जाएगा और हमें मिलेगा पूरा वर्ल्ड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो इसमें अग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा आसान था. क्यों? पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में फाइट ज्यादा नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि कंट्रीज को आपने फ्रीडम दे दी कि वो अपने तरफ से बता दे कि वो कितना कर सकते हैं.
राइट पहले क्या होता था, पहले डेवलप्ड कंट्रीज बोलती थी डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप इतना करो, डेवलपिंग बोलते थे डेवलप्ड कंट्रीज को कि आप इतना करो। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कह दिया कि हर कंट्री बता दे वो कितना कर सकता है, बस उसी हिसाब से करेंगे। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट इजीली पास हो गया और कोई इसमें खास प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़े बहुत हिकअप्स थे पर हो गया इजीली। नाउ National NDCs means the contributions that need to be done by each individual country to achieve overall global goal. अच्छा, हर 5 साल में हर कंट्री NDCs बताएगी, तो जो भी कंट्री अपनी NDC बताएगी वो 5 साल के लिए वैलिड होगी। The contributions need to be reported every 5 years to the UNFCCC. The goal is to make sure that all countries have access to technical expertise and financial capability to meet climate changes. All right, challenges. ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अपना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ना डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना जो प्रॉमिस था, अर्लियर प्रॉमिस, उसे फिर रिएटरेट करा कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $100 बिलियन देंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्लेज की डेवलप्ड कंट्रीज ने। प्लस डेवलप्ड कंट्रीज ने ये बोला कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया हुआ है। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है मिटिगेशन एज वेल एज अडेप्टेशन में। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने उसमें $3 बिलियन प्लेज भी करे। प्लस G7 कंट्रीज, जो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अनाउंस द $420 मिलियन फॉर क्लाइमेट रिस्क एश्योरेंस एंड द लॉन्चिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इनिशिएटिव, क्रूज इनिशिएटिव कहते हैं। क्लियर? अच्छा, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में एक और चीज डिस्कस हुई थी जिसको हम कहते हैं लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक इस पे ना खास डिसीजन नहीं लिया गया है। इवन इन दिस मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में लॉस एंड डैमेज क्या था? रिच कंट्रीज हु हैव हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज आर आस्क्ड to be liable to developing countries who are already facing climate change impacts. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें जो लॉस हो रहा है, उन्हें जो डैमेज हो रहा है, उसके लिए भरपाई करेंगी रिच कंट्रीज। तो ये चीज है लॉस एंड डैमेज। तो लॉस एंड डैमेज क्लॉज भी इंक्लूड किया गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, जिसमें रिच कंट्रीज आर लायबल टू पे टू डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, एक आर्टिकल 6 भी इंट्रोड्यूस किया गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। वो आर्टिकल डील करता है कार्बन मार्केट से। कार्बन मार्केट पता क्या होती है? लेट्स सपोज हर कंट्री को आपने ना कोटा दे दिया कि हर कंट्री एक साल में 100 गीगा टन से ज्यादा, 100 मीट्रिक टन से ज्यादा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, 100 मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन नहीं इमिट कर सकता, राइट? और लेट्स सपोज कनाडा ने ना 102 मीट्रिक टन इमिट कर दिया, तो उसने 2 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा इमिट कर दिया, राइट? अब होगा पता क्या? लेट्स सपोज इधर ना एक और कंट्री है इंडिया। इंडिया ने ना 98 मीट्रिक टन इमिट करा है। इंडिया का कोटा था 100 मीट्रिक टन का, पर इंडिया ने 2 कम करा है। तो इंडिया को ना उसके क्रेडिट मिल जाएंगे, 2 मीट्रिक टन के क्रेडिट। वो क्रेडिट वो कनाडा को बेच देगा। तो कनाडा को इंडिया को पे करना पड़ेगा टू यूटिलाइज एक्स्ट्रा या टू इमिट एक्स्ट्रा कार्बन। ठीक है, हर कंट्री को आपने तो बोल दिया कि आपने 100 मीट्रिक टन करना है, तो जो कंट्री इससे कम एमिट करेगी ना, उसको उतने क्रेडिट्स मिल जाएंगे। वो क्रेडिट्स मार्केट में उन कंट्रीज को बेचेंगे जो अपना कोटा एक्सीड करेंगे, राइट? क्योटो प्रोटोकॉल भी कुछ ऐसा था। तो ये कार्बन मार्केट्स कैसे काम करेंगी, ये आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। नाउ प्रॉब्लम पता है क्या हुई है मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में? मैं पहले ही बता देता हूं। मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में अभी तक डिसीजन नहीं आया कि आर्टिकल 6 में ये कार्बन मार्केट्स फंक्शन कैसे करेंगी। कार्बन मार्केट्स को लेके अभी भी डिसएग्रीमेंट चल रहा है। बट कार्बन मार्केट्स का मतलब क्या है मेन तौर पे? कि कार्बन को ट्रेड किया जा सके। जो कंट्री एक्स्ट्रा इमिट कर रही है और जो कंट्री कम इमिट कर रही है, उसके बीच में ट्रेड किया जा सके कार्बन को, राइट? इसे कैप एंड ट्रेड भी कहते हैं। ऑलराइट, तो आर्टिकल 6 ऑफ द एग्रीमेंट डील्स विद कार्बन मार्केट। अच्छा, यहां पे हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि इंडिया ने अपने एनडीसी में क्या कहा था। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारी चीजें बोली थी, बट ये 3 मेजर चीजें हैं। इंडिया ने बोला था कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी पता क्या होता है? एमिशन इंटेंसिटी होता है, लेट्स सपोज इंडिया 100 मीट्रिक टन कार्बन इमिट कर रहा है। वो 100 मीट्रिक टन को जब आप इंडिया की जीडीपी से डिवाइड कर दोगे तो आपको एमिशन इंटेंसिटी मिलता है। तो इंडिया कहता है कि वो अपनी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी रिड्यूस करेगा बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। मतलब 2005 में जो उसकी एमिशन इंटेंसिटी थी, 2030 तक वो 33 to 35% कम कर देगा। क्लियर? अच्छा, इंडिया ने एक और प्रॉमिस करा है कि 40% उसकी इलेक्ट्रिक पावर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से आएगी, या नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से आएगी, जैसे कि सोलर, विंड, राइट? इनसे आएगी। 40% इंडिया ने प्रॉमिस करा है। प्लस इंडिया ने बोला है कि कार्बन को, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, उसे कैप्चर करने का बेस्ट तरीका है
फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट और ट्री कवर है, तो इंडिया ने कहा है कि इंडिया विल क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, मतलब 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 वो एटमॉस्फेयर से कैप्चर कर लेगा बाय एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ऑलराइट, तो ये है इंडिया के एनडीसीज। क्लियर? तो ये सारा कुछ था आपके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। अब फटाफट से हम देख लेते हैं मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है। ऑलराइट, हाँ सॉरी, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस से पहले देखते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद जितनी भी और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें मेजर मेजर क्या डिसीजन लिए गए हैं। तो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी माराकेश में COP22, ठीक है, 2016 में। माराकेश में क्या हुआ था? माराकेश एक्शन प्रोक्लेमेशन फॉर आवर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इट वाज टेकन विच इनिशिएटेड वर्क ऑन अडेप्टेशन फंड टू सर्व द पेरिस एग्रीमेंट, के अडेप्टेशन के लिए पैसा, कि कंट्रीज को हेल्प करना कि वो अडेप्ट कर सके। राइट, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉन में इंट्रोड्यूस किया गया था, बॉन जर्मनी में, तालानोआ डायलॉग। नाउ व्हाट इज तालानोआ डायलॉग? A facilitative dialogue in 2018 to take stock of the collective efforts of parties in relation to progress towards the long-term goal referred to Paris Agreement and to inform the preparation of NDCs was launched। ठीक है, टालानोआ डायलॉग में क्या होगा कि ना सारी कंट्रीज इकट्ठे बैठेंगे और देखेंगे कि उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट करा है, क्या वो मेजर गोल जो पेरिस में गोल आपने रखा है 2 डिग्री सेल्सियस का, उस तक अचीव हो सकता है क्या? जो डिफरेंट कंट्रीज के एनडीसीज हैं वो मिला के देखें तो क्या हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है जो हमने ग्लोबल टेम्परेचर, उससे उसके अंडर रहना है, वो अचीव हो सकता है? कितना गैप रह जाएगा, किस किस कंट्री ने कितने अच्छे से फॉलो करे हैं अपने एनडीसीज, वो सारा डिस्कस होगा टालानोआ डायलॉग में। ऑलराइट, देन पार्टीज अग्रीड दैट देयर विल बी 2 स्टॉक टेक्स। स्टॉक टेक्स का मतलब जितनी भी कंट्रीज ने प्रॉमिस करा है ना कि हम इतना इतना कंट्रोल कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, उन्होंने किस हिसाब से करा है, हर कंट्री को चेक किया जाएगा कि उसने कम करे भी हैं या नहीं कम करे। ऑलराइट, उसे स्टॉक टेक कहते हैं। देन फर्स्ट एवर जेंडर एक्शन प्लान टू UNFCCC वाज अडॉप्टेड, कि जेंडर स्पेसिफिक आपका क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान हो, क्योंकि कई कंट्रीज में ना कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इंपैक्ट ना फीमेल जेंडर को होगा, तो इसीलिए आपने जेंडर एक्शन प्लान निकाला था COP23 में। फिर COP24 हुआ था मैड्रिड से पहले कैटोविस में आपने एक ना सोचा था कि ना जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना वो 2020 से स्टार्ट होना है, जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में डिसीजंस लिए गए वो 2020 तक स्टार्ट होने थे। तो कैटोविस में आपने बात करी थी कि वो जो 2020 के बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एनफोर्स होगा, उसको एनफोर्स करने के लिए क्या रूल बुक होगी, कैसे रूल्स होंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, वो डिसाइड करनी थी आपने कैटोविस में। हुई नहीं, पर आपने कहा कि हम काम करते रहेंगे। अच्छा, कैटोविस में नो मैकेनिज्म कुड बी फाइनलाइज फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन मार्केट्स, तो इनके लिए कोई मैकेनिज्म डिसाइड नहीं हो पाया। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं मेजर मैड्रिड कॉन्फ्रेंस पे। ऑलराइट,